गिव अप नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए। हुकूमत जो है वो आपको वो रिसोर्स नहीं देती है जो देनी चाहिए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। इस विकेट पे 20 खिलाड़ी आउट करना आसान नहीं है। ये पाकिस्तानी खवातीन ये इतनी कम फैसिलिटीज में रह के लड़ कैसे जाते हैं। दूसरी मरतबा जो मेरा पावर पंच लगा उसके बाद वो उठ नहीं सका। उनके दिमाग में चल रहा है नेक्स्ट ईयर क्यों ना मैं क्या भी रीड किया है आपने, वाह शी इज तो सोनिया एज अ माइंड रीडर एज वेल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ सोनिया सुंदस और ये है बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ पे आपका फेवरेट प्रोग्राम दुनिया बोल है। आज वो एक तारीख़ी दिन है जब कौम पर आजमाइश आई और कौम ने डट कर इसका मुकाबला किया और दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौट आए। आज तबाहकुन ज़लज़ले को 19 साल बीत गए हैं। खौफनाक ज़लज़ले से 70,000 से ज़ायद अफराद जहाँ बहक हुए थे और लाखों पाकिस्तानी ज़ख्मी हुए थे, जबकि मुजफ्फराबाद, बाग, हज़ारा, रावलाकोट में हज़ारों अफराद मुतासर हुए थे। इस अफसोसनाक वाक़े में 5 लाख अफराद बेघर भी हुए थे। लेकिन आज हम इन तमाम चीज़ों को पीछे डाल के खड़े हैं। इससे हमें ये मैसेज मिलता है कि गिव अप नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए। सो इसी के साथ नज़र बड़ी खबर पर। कराची एयरपोर्ट पर हमले की तहकीकात में मजीद पेशरफ्त, एक खातून समेत कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया। हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और खुदकश हमला आवर की भी शनाख्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाने आमद, जिम्मेदारान को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने का अज़्म। मुल्तान टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तानी बल्लेबाजों की जिम्मेदाराना बैटिंग का आगाज। 4 विकेटों पर 328 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफी की शानदार सेंचुरियां। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद ने टेस्ट क्रिकेट में 2000 रन भी मुकम्मल कर लिए। हमास का इसराइली हमलों पर करारा जवाब। वस्ती इसराइल पर मीज़ा दाग दिए, सायरन बजने लगे, लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। गजा में काबिज इसराइली फौज के मजीद हमले, शहादतों की मजबूरी तादाद 42,000 के करीब पहुंच गई। फ़लस्तीन मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सियासी रहनुमाओं की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और जंगी जराइम की भरपूर मज़ामत। और पाकिस्तानी नौजवान के लिए बड़ा एजाज़, पहली बार मिस्टर इंटरनेशनल मुकाबले में पाकिस्तानी मॉडल अहमद मेमन की एंट्री। टाइटल के हुसूल के लिए अहमद की तैयारियां कितनी मुकम्मल हैं, बात होगी आज के प्रोग्राम में। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी शहरियों पर होने वाले खुदकश हमले की इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली गई है। हमले की तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी तश्कील दी गई है। खुदकश हमला आवर बारूद से भरी गाड़ी में सवार था जिससे दीगर गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब हारिस नवाज साहब, जो कि एक्स इंटीरियर मिनिस्टर सिंध हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस साहब, और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी अर्ली मॉर्निंग आपने हमें टाइम दिया तशरीफ़ लाने का, बहुत बहुत शुक्रिया। हारिस साहब, देखिए शर्फ पसंद अनासर जो हैं ये दोबारा एक्टिव हो गए हैं। अगर देखा जाए तो सी पैक का मामला ज़ेर गौर है और हमें इस किस्म की चीज़ें सूट नहीं करती हैं। इन शर्फ पसंद अनासर को कैसे काबू में लाया जाए? देखें, इसके लिए बात यह है कि वी नो द रीजंस के क्यों चाइनीज़ को सिर्फ टारगेट किया जाता है। बात यह कि ये मनसूबा ज़ेर गौर नहीं है, बल्कि ये काफ़ी हद तक पील तक पहुंच चुका है और इसमें चाइना और पाकिस्तान मिल के सीप का जो है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को बना रहे हैं और इसके साथ जो गवादर हमारा बेस है, नेवल बेस, उसको हम ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं ताकि वहाँ से तमाम रशिया, सेंट्रल एशिया, उसके बाद अफगानिस्तान से लेके और चाइना एंड देन इनको तो गवादर बोर्ड और फिर पूरी अफ्रीका की मिडिल ईस्ट की मंडी अवेलेबल है इनका कार्गो लगेज के लिए। बात यह कि देखें, पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, न्यूक्लियर मुल्क है, फिर फौज वाली लड़ाका है, हमारी लोकेशन बहुत अच्छी है। अगर हम इकनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने फैसले अपने मुल्क की मफादात में करेंगे। ये हमारे जो मुखालिफ हैं, ख़ास तौर पर इंडिया, वो ये नहीं चाहते। इसके लिए जब तक चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने बड़ी क्लियर बात की है कि अज़्म इस्तेहकाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वही है जो पहले ऑपरेशन चल रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस,
द ओनली डिफरेंस इज कि इसमें पूरी कौम को साथ खड़ा होना होगा। लड़ाई के लिए फौज को झोंक देते हैं और पीछे हुकूमत जो है वो आपको वो रिसोर्सेज नहीं देती है जो देनी चाहिए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आप बताइए कि इसको रोकने के लिए अगर आप जब चाइनीज आते हैं उनके साथ आप जैमर व्हीकल रखें, बॉम्ब प्रूफ गाड़ी रखें, देन दे आर सेफ। ना कोई अपनी अपनी डिवाइस ऑपरेट कर सकेगा, ना उसको इग्नाइट कर सकेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल। ये आपको चाइना की हुकूमत को चाहिए कि वो भी पाकिस्तान में सपोर्ट करे। यहाँ पर दासों में, बलूचिस्तान में, जहाँ जहाँ चाइनीज ऑपरेट कर रहे हैं, दे शुड बी मूविंग इन अ बॉम्ब प्रूफ व्हीकल, या मिनी बस जो होती है उसमें आप उसको बॉम्ब प्रूफ कर लें और साथ वहाँ पर आप जैमिंग व्हीकल रखें ताकि ये ऑपरेट ही ना कर सके। साथ ही साथ फौज देखिए कुर्बानियाँ दे रही है, शहादतें भी दे रही है, दहशतगर्दों में मार रही है, बट अगर आपने दहशतगर्दी ख़त्म करनी है तो फिर पूरी कौम, हुकूमत और उसके साथ एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर जितने भी हैं, सबको मिल के इकट्ठा होकर हमने एनिमी के नैरेटिव को डिफीट करने, दहशतगर्दी को मोर्चा बनता है। जी जी। लेकिन हारिस साहब, देखा गया माजी में भी इस किस्म की कार्रवाइयों में दुश्मन ममालिक भी शामिल रहे हैं। इसी सूरत हाल में दुश्मन के सहूलतकारों से कैसे निपटा जाएगा? देखें, बेसिकली वी ऑल नो दैट इंडिया इज 100% इन्वॉल्व। वो ओपनली कहते हैं कि बलूचिस्तान में हम अनरेस्ट बिल्कुल। करेंगे, बलूची को लाना करे, अलहदा करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दे नो कि तमाम मिनरल रिसोर्सेज जो हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वो बलूचिस्तान में है। और फिर एक गवादर पोर्ट हमारा ऑपरेशनलाइज हो जाता है। तो आप देखें, चाइना को 90 डेज लगते हैं अगर समुंदर के रास्ते वो अपना सामान लेके जाता है चाइना, और अगर वो काशगर से चलता है इधर बाय रोड तो 9 दिन में वो गवादर में पहुंच जाता है। जस्ट इमेजिन कि इकोनॉमिकल उसको कितना सूट करता है और पाकिस्तान को कितनी ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। ट्रू। इसलिए वो बात ये की जाती है कि इसको कोशिश ये करनी चाहिए कि ये इंडियन जो है ये क्या करते हैं कि ये सारे के सारे काबुल में इंडियन की एम्बेसी है, वहाँ पर BLA, BLF, मजीद ब्रिगेड, ये फॉरेस्ट TTP, उसके बाद दाइश, ये सब वहाँ इंडियन एम्बेसी में प्लानिंग होती है, वो फंडिंग करते हैं, सब करते हैं और ये निकल के आते हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो फाइनेंशियल टेररिज्म इसको हम खत्म करें। जो पैसा आता है इलीगल हुंडी के थ्रू, एंटी नॉकेट्स के थ्रू, स्मगलिंग के थ्रू, ये इलीगल स्पेक्ट्रम जो अगर इसको कंट्रोल कर लें, ना पैसा होगा, ना इनको वेपन एम्यूनिशन होंगे, ना ये कुछ कर सकेंगे। और सेकंड बात ये है कि सहूलतकारी के लिए आप ये देखें कि आपके पास कितने पाकिस्तान में इलीगल अफगान रिफ्यूजीज हैं, पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट नर्सरी जहाँ पर ये छुप भी जाते हैं, इनको सहूलतकारी भी की जाती है, और कुछ हमारे पाकिस्तानी भी हैं जो इनको सहूलतकारी करते हैं। रिमेंबर, टेररिज्म जब तक सहूलतकारी नहीं होगी, फैसिलिटेटिंग नहीं होगी, कोई ना कोई इनको मदद नहीं कर रहा, पाकिस्तान के अंदर ये कामयाब नहीं हो सकता। जी जी। वैसे हर साहब, क्या वक्त आ गया है कि मुल्क दुश्मन अनासर के ख़िलाफ़ कोई बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए? क्या मुमकिन है कि राह रास्त और राह निजात की राह का कोई ऑपरेशन इन इलाकों में भी किया जाए जहां इन दहशतगर्दों की मौजूदगी है? देखिए, इन ऑपरेशन तो पहले ही बड़े सख्त किस्म के, रोजाना हंड्रेड्स ऑफ ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अज़्म अज़्म में इसकी कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। इनको ज़्यादा लेटेस्ट वेपन एमुनिशन दें, इनकी नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी इंप्रूव करें, ये जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं इनकी उसको फ्रेंजिंग किया जाए, इनके पैसा आना बंद किया जाए। और इसके साथ इम्पोर्टेंट ये है कि पूरी कौम को खड़े हो। इसमें देखिए, आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और उसके साथ एक्साइज एंड टैक्सेशन, कस्टम, ये लोग जो हैं, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर मनी इलीगल फ्लो होती है, ये सारी चीज़ों में हमें मिलके काम करने की ज़रूरत है ताकि ना अफ़गानी तरफ से ना स्मगलिंग शुरू हो, नारकोटिक्स भी करते हैं वो। उसके बाद आपके सामने वो वहाँ से इतनी तादाद में सिगरेट स्मगल होता है, टायर स्मगल होते हैं, कौन-कौन सी चीज़ जो नहीं स्मगल होती है। और साथ एक अफ़गान जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनसे बात कीजिए कि आपसे हमने एक कमिटमेंट की हुई है और आपने पूरी दुनिया में कमिटमेंट की थी कि हम अपनी सरज़मीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। दैट मीन आप बॉर्डर को सील करें और बजाय इसके कि आप सहूलतकारी करें, आपका काम है कि आप पाकिस्तान के लिए क्या कुछ करते हैं। लॉजिस्टिक्स हम उनको देते हैं, आटा, चीनी, उसके बाद गंदम, फर्टिलाइज़र, ये चीज़ें देते हैं, फिर पूरा अफ़गान ट्रांजिट देते हैं। तो अगर हम इतनी आपकी सपोर्ट करते हैं तो ठीक यू हैव वन राइट कि हमें इतना सपोर्ट करें। अदरवाइज़
वो शुड से कि फिर हम आपके एरिया में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, इनके जहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन है, जहाँ पर एमुनेशन है, हम उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये पाकिस्तान को फाइनली डिसाइड कर लेना चाहिए। अच्छा हारिस साहब, फैसल करीम हेयर, माजरत में सेगमेंट दाखिल से ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन बड़ा अहम मामला है ये। अच्छा, अब हमारी जो सिक्योरिटी एहलकार है, हमारी फ़ौज है, उनकी क़ुरबानियों की कोई मिसाल तो मिलती नहीं है ना। राइट फ्रॉम द वॉर ऑन टेरर टिल नाउ हमने बेशबहा कीमती जाने अफसरान की, फ़ौजी जवानान की क़ुरबानियाँ अलॉन्ग विद द सिविलियंस एंड ऑल। अच्छा, अब मामला ये है कि इस तमाम तर मामले में दीगर जो हम देख रहे हैं इश्यूज़ बार बार इस तरह का सर उठाना, मेरे ख़्याल से अब वक्त आ गया है कि दीगर ममालिक भी इसका एतराफ़ करते हैं, सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार भी करते हैं। वक्त आ गया है कि हम फ़ौजी, सिविल और इदारे और आवाम यकजुट हो जाएं, एक पेज पे हो जाएं, क्योंकि ना सिर्फ दारोमदार अमन का इस मुल्क की सिक्योरिटी पे, बल्कि मईशत का भी आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा अब अभी शंघाई ताउन तंजीम होनी है। इसके अलावा IMF का जो किस्त है वो अभी उसकी बेल आउट पैकेज उसके रिलीज़ होना। सो इट्स नाउ हाई टाइम कि तीनों स्टेक होल्डर्स मुल्क के जो बड़े हैं वो एक पेज पे आ जाएं, और कोई भी अगर अवाम भी है तो वो दूर किया जाए। देखिए फैसल, बात यह है कि जब तक पूरी कौम इकट्ठी नहीं होगी, जो चीफ आर्मी स्टाफ जनरल असेंबली ने यही बात की है ना कि अज़्म इस्तेकाम मीन्स तमाम कौम इकट्ठी खड़ी होके दहशतगर्दी का मुकाबला करे। उन्होंने बड़ी क्लियर बातें की कि फ़ौज दहशतगर्दों को मारती रहेगी और वी आर किलिंग एवरी डे एंड गेटिंग डूइंग सैक्रिफाइस आल्सो डन। बट अगर आपने मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करनी है तो पूरी कौम को इकट्ठा खड़ा होना। प्लीज़ रिमेंबर, यू फाइट एज अ नेशन। आप लड़ाई में सिर्फ फ़ौज लड़ाई नहीं करती है, पूरी कौम पीछे खड़ी होती है। आप 65 को देख लें, किस तरीके से फ़ौज खड़ी थी और अवाम खड़ी थी और उस तरफ कामयाबी हुई। इसलिए इसके लिए होता ही एक, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर आप एक आदमी को हाथ पाँव बांध के और उसको लाइफ जैकेट पहना दें, टांगे बांध दें हाथ और उसको पानी में फेंक दें, आप मुझे बताइए वो डूबेगा तो नहीं, लेकिन वो किनारे पे नहीं कभी लगेगा, क्यों? हाथ पाँव नहीं मार सकता। तो इसी तरह फ़ौज को ये लड़ाने के लिए डाल देते हैं, बाकी फुल सपोर्ट नहीं देते जो देनी होती है। इसलिए दिस इज़ द टाइम एवरीबॉडी मीन्स तमाम हमारे ऑर्गन स्टेट के इकट्ठे होके अवाम साथ पीछे खड़ी हो और ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा, नेगेटिव इमेज वहाँ पर क्रिएट करना, ट्रोलिंग करना, जो दुश्मन का नैरेटिव है कि फ़ौज अवाम में खलीज पैदा करो, ये सबसे ख़तरनाक ट्रेंड है। इसको पूरी कौम को डिफीट करना है। दुश्मन जो है 5th एशियन वॉर में अब लड़ाई एंड में आती है, पहले दे ब्रेक द विल टू फाइट। वो अवाम में इतनी नफ़रत पैदा कर देते हैं, इकोनॉमिकली इतना डाउन कर देते हैं, इतनी इंतशार फैला देते हैं, देन दे गो फॉर कन्वेंशनल वॉर। अब 5th एशियन वॉर में यही हो रहा है। इसलिए हमें सबको हर मौके पे कौमी यकजहती होनी चाहिए। अभी आपने देखा कल ही PTM को हमने बैन किया है, कितना जहर उगल रहे हैं, कितना वो हमारे पश्तून भाइयों के खिलाफ वहाँ बात करते हैं। पश्तूनों की वो कहते नहीं हम उनकी रिप्रेजेंटेटिव हैं, और जब पश्तून हमारे मरते हैं या तभी कभी इन्होंने कोई इनको उसके खिलाफ कंडेम किया नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग मनी फ्रॉम इंडियंस, रॉ से ले रहे हैं। इसलिए ये ऐसे लोगों को हमने आइडेंटिफाई करके सॉर्ट करने की जरूरत। जी बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, हारिस नवाज़ एक्स इंटीरियर मिनिस्टर से बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए, सुबह सुबह हमें दिया। अब जो है वो वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक इसलिए लेनी है, ज़रा मुझे पूछना है कि आप जो है वो लेट क्यों आए हैं? अभी हम ब्रेक लेते हैं। नहीं भी पता, उनको पता चल गया कि मैं लेट आ गया हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, इस पे बात करनी है मुझे, आपसे भी बात करनी है, इस पे भी बात करनी है मुझे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ यहीं से शुरू करेंगे वापस से।
बात के आदी नहीं हैं हम कि पाकिस्तान अच्छा खेले टेस्ट मैच में, लेकिन हुआ है कि कल का पहला दिन पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा कमबैक किया भाई, दिल गार्डन हुआ और कप्तान ने फाइनली कैप्टन इनिंग्स खेली। शान मसूद ने 150 से ऊपर करके बट वो आउट हुए, आउट ऑफ फॉर्म। अब्दुल्ला शफीक, उनका भी फॉर्म वापस आया, उन्होंने भी सेंचुरी बना दी। बट बाबर बेचारे वो एक बार फिर पता नहीं क्या हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया बाबर के बल्ले से कोई सेंचुरी नहीं आई है। मिस्टर डिपेंडेबल सऊद शकील इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं। नसीम शाह आए थे नाइट वॉचमैन के तौर पर। तो पाकिस्तान ने 300 से ज़्यादा रन बना दिए पहले दिन के खेल के बाद। तो अब मुल्तान की विकेट कैसा बिहेव करेगी, आज दूसरे दिन क्या करना चाहिए पाकिस्तान टीम को, इस सब बात करेंगे। क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद भाई गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। और खुशगवार हैरत हुई कल जब पाकिस्तान ने बेसबॉल क्रिकेट अपना ली और शान मसूद की इनिंग्स का जो है तारीफ करनी होगी इसकी। देखिए, बहुत ही शानदार आगाज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने किया। ना सिर्फ आउटकम हुए, साथ साथ अगर आप देखें तो जिस तरह का रन रेट रहा तो बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंस रही। बट जिस किस्म का विकेट है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था। इस विकेट पे बाउंस भी कम है, स्पिन भी नहीं हो रहा और पहले दिन आपको बैटिंग मिल गई, तो बड़ी आइडियल सिचुएशन थी जिसका पूरा फायदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने उठाया। अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या रहेगा, क्योंकि हम, आपको याद होगा, बांग्लादेश के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच में 450 पे डिक्लेयर करके भी हार गए थे। तो ये अब देख रहे हैं कि हम कितने रन्स करते हैं और उसके बाद इंग्लैंड का जवाब कैसा रहता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर तो हम 550 पौने 600 रन्स कर लेते हैं और उसके बाद हम इंग्लैंड को जल्दी आउट कर लेते हैं, तब तो सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ रहेगी और बड़ी आसान हमारे हाथ में रहेगी। लेकिन ये चीज़ कहने में ज़्यादा आसान है लेकिन करने में इतनी आसान नहीं, क्योंकि बॉलर्स के लिए बड़ी मुश्किल कंडीशन है। मौसम भी गर्म है और विकेट में ऐसे अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर कुछ होगा भी तो तीसरे दिन के आखिर में या चौथे दिन में जाके कुछ ऐसा होगा। वैसे फवाद साहब, पाकिस्तान को बड़ा अच्छा आगाज़ मिला है, कितने रन्स बनाने चाहिए पाकिस्तान को? देखिए, कोशिश तो ये होनी चाहिए कि इतने रन्स कर दिए जाएं कि दूसरी इनिंग्स ना आए, कि आप खेले भी तेज हैं तो 600 के करीब अगर रन्स हो जाएं तो वो एक बड़ा अच्छा टोटल होगा। लेकिन आज पे बहुत डिपेंड करता है कि आज सुबह का सेशन कैसा रहता है। बाबर भी आउट हो चुके हैं, सऊद शकील हैं, रिजवान हैं, सलमान अली। असल मुझे प्रॉब्लम पता है रन से ज्यादा जो है वो ये है कि हम 20 खिलाड़ी कैसे आउट करेंगे जी। क्योंकि हमने अपनी बॉलिंग जो है ना, आप देखें, हमने 8 नंबर तक बैटिंग, हमने आमिर जमाल को भी खिला लिया, सलमान अली आगा भी हैं। तो हमारी अप्रोच जो थी इस विकेट पे वो ये थी कि जी लंबी बैटिंग हो। हालांकि मेरे ख्याल से होना ये चाहिए था कि बॉलिंग थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि इस विकेट पे 20 खिलाड़ी आउट करना आसान नहीं है। मतलब आप 2 बार इंग्लैंड को आउट करें, तो ये एक इशू है। और साथ साथ आप देखें कि आपके फास्ट बॉलर्स भी पिछली सीरीज में भी स्ट्रगल करते रहे फिटनेस के हवाले से भी, और लंबी बॉल इस 40 डिग्री सेंटीग्रेड में करनी पड़ेगी, तो वो एक इशू है। फिर स्पिनर आपके पास इस विकेट पे उन्होंने 2 खिलाए, हमने 1 खिलाया, और फिर हमने सलमान अली आगा पे हम डिपेंड कर रहे हैं। तो वो मेरे लिए परेशानी ये है कि भाई हम 20 आउट कैसे करेंगे। और हमारा जो सोच कहीं ना कहीं नजर आती है वो ये थी या है कि पहले तो ड्रॉ कर लो, फिर उसकी तरफ जीत के बाद लिए देखेंगे। And I guess draw won't help in World Test Championship as well, फवाद भाई। अच्छा, हम बॉलिंग की तो ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पहले हमने अच्छी सारी बातें कर ली। साइम अयूब एंड बाबर आजम, अब बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है कि दोनों परफॉर्म करें। साइम का तो शायद अभी जस्ट द स्टार्ट ऑफ द करियर, उनको एक आधी सीरीज़ में ड्रॉप करें, उनको थोड़ा सबक सिखाएं और उनका शॉट सिलेक्शन को ठीक कराएं। बट व्हाट हैज़ हैपेंड टू बाबर आजम? इट्स बीन मोर देन 1 ईयर कि जब बाबर के बल्ले से कोई सेंचुरी आई है। अब तो बहुत ही दिल बर्दाश्त सूरत हाल है। देखिए, बाबर नजर कल भी आ रहा था, स्ट्रगल कर रहे हैं। जितनी उन्होंने गेंदें खेली हैं उसके बाद 30 रन किए, तो एक मुश्किल फेज से तो बाबर गुजर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब देखना ये है कि उससे वो खुद निकलते हैं, और अगर ज्यादा कुछ लंबा टाइम हो जाता है तो मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। और चाहे कितना ही बड़ा प्लेयर हो, अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो पीछे कामरान गुलाम भी बैठे हुए, तो जगह बरकरार रखना दुनिया में किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होती। हमारी दुआ ये है। फवाद भाई, हुरैरा बैठा हुआ है, फिर ओपन करता है। मिडिल ऑर्डर में तो कामरान गुलाम ऑलरेडी मतलब परफॉर्म कर ही रहा है ना। तो किसी भी बड़े प्लेयर के लिए
कोई दुनिया भर में अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो जगह भी आपके हाथ से चली जाती है। अभी तो मेरे ख्याल से दूसरी इनिंग्स भी है, आने वाला टेस्ट मैच भी है, तो इतना आसान तो उनके लिए भी नहीं होगा निकालना, लेकिन बाबर से उम्मीदें उनकी और पूरे पाकिस्तान की, सारी दुनिया की हैं। तो अब यही देखना है कि वो कैसे इस फेज से निकलते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वो बाबर नज़र नहीं आ रहा जो बाबर होता था, तो उसके लिए अब उन्हीं को उससे निकलना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है, और अगर वो नहीं निकलते तो ऑब्वियसली कोई ना कोई उनकी जगह भी ले सकता है। यस, और ये तो स्केयर हमेशा रहना चाहिए। अच्छा फवाद भाई, मुल्तान और पाकिस्तान की जो यादें हैं मुल्तान ग्राउंड पे, मुझे जो सबसे मेरी मेमोरेबल एक है वो है शोएब अख्तर, और शोएब अख्तर का जो डेडली स्पेल था जिसने इंग्लैंड की विकेटें जो है वो बुरी तरीके से शोएब अख्तर ने जो है वो इंग्लैंड को एक्सपोज कर दिया था अगेंस्ट द पेस। नाउ कमिंग बैक टू 2024, हमारे पास शोएब अख्तर नहीं है, हमारे पास पेस नहीं है। सो इन आर बॉलिंग किटी वी हैव शाहीन शाह अफरीदी, हमारे पास नसीम शाह हैं और अबरार हैं और आमिर जमाल हैं, और सलमान अली आगा से हम काम ले लेंगे। मीर हमजा के साथ कोई इशू था क्या? अच्छा, मुझे खैर समझ नहीं आया, क्योंकि आपने शाहीन को रेस्ट कराया और उसके बाद फिर शाहीन आ गए हैं। तो अब ये डिसीजन तो सारा कोचेस का है, और आप देखना है कि आने वाले दिनों में कि ये जो फैसला था कितना ठीक था। अब वो ऑब्वियसली अब सारे बॉलर ऑलमोस्ट बराबर के ही होते हैं, लेकिन आप देख रहे होते हैं कि प्रैक्टिस सेशन में कौन किस तरह से गेंद कर रहा है, कौन कितना फॉर्म में नजर आ रहा है, उसके बेसिस पे डिसीजन होता है। तो अब ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। साथ साथ आपने कहा शोएब अख्तर, और जैसे आप बात कर रहे थे, देखिए उस जमाने में एक तो आसान काम ये भी है कि अब बॉल उस तरह से बनता नहीं है। हाँ, ठीक है, तो वो भी एक बहुत बड़ा आप एडवांटेज कह लें या डिसएडवांटेज कह लें। तो वो पुराना बॉल और जैसा हमने बांग्लादेश की सीरीज भी देखी थी कि पूरा स्क्वायर जो था उस पर घास ही घास थी, तो वो जो रफ एक जो एरिया जिससे बॉल बाजू का लग के भी थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि जिसपे आप रिवर्स स्विंग कर सकें, तो वो भी एक मसला रहा। तो यहाँ पर देखना है कि क्या रिवर्स स्विंग मिलेगी। अगर रिवर्स स्विंग मिलती है तो आपको आमिर जमाल भी अच्छी कर सकते हैं, बाकी सारे बॉलर। तो ये बस आने वाले आज भी पता चल सकता है, कल भी पता चल सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि पाकिस्तान अंडर प्रेशर था, बांग्लादेश से सीरीज हार के आ रहा था, और उसने इस कंडीशंस का भरपूर फायदा उठाया और बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया। ना सिर्फ रन्स किए बल्कि तेज रन्स किए। अब ये देखना है कि वो जो कल किया है आज उसको बेहतर करते हैं या वही 450 पौने 500 पे आउट हो जाते हैं, और फिर इंग्लैंड किस तरह से जवाब देता है, तो ये पता चल पाएगा उसके ही। और थर्ड डे ऐसा होता है कि जिसमें काफी हद तक आपको अंदाजा होता है कि खेल कहाँ जा रहा है। एब्सोल्युटली। चलें, बहुत शुक्रिया फवाद भाई, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और उम्मीद कर पाकिस्तान ने जो अच्छा आगाज़ किया है आज उस पर कैपिटलाइज करें, और कम अज़ कम कुछ नहीं, आप पूछ रही थी ना कि कितने रन बनाने चाहिए, कम अज़ कम कुछ नहीं तो 1000-2000 रन बना दें कि हम हारे नहीं, क्योंकि पिछली बार भी बांग्लादेश से हम 400-450 बना के हार गए थे। इतनी इम्पॉसिबल बात की आपने कि मेरी हंसी निकल गई, है ना। खैर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम है इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने में। हाँ, 1000-2000 नहीं, लेकिन 1000 का आधा 500-550 रन बनने चाहिए, 500-550 लाजमी बनने चाहिए। तो अभी एक ब्रेक लेते हैं जी। बिल्कुल, ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर स्पोर्ट्स की दुनिया से ही आपको एक हीरो से मिलवाएंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। मिस सोनी, आप स्पोर्ट्स वगैरह देखती तो हैं, खेलती हैं? खेलती भी हूँ, ऐसा नहीं है। कौन सा स्पोर्ट? फुटबॉल खेलती हैं आप? हाँ, फुटबॉल खेलते हैं, गली मोहल्ले में बड़ा खेला है फुटबॉल। यार, किस मोहल्ले में आजकल हो रहा है फुटबॉल, मुझे बताइएगा, मैं भी आगे। जब मैं छोटी थी ना तब हम लोग खेला करते थे अपने स्कूल के मैदान में। आज से कई सालों नहीं, कल परसों की बात है, जब पिछली सदी की बात है, जब ये छोटी थी तो ये फुटबॉल खेलती थी। लेकिन यू नो, फुटबॉल हैज इवॉल्व्ड। बाय द वे, फुटबॉल जो है पूरी दुनिया का वो सबसे फेवरेट स्पोर्ट है, चाहे आप व्यूअरशिप के उसमें देख लें या फिर खेलने के उसमें, फुटबॉल हैज़ बीन एवरीवन्स फेवरेट। अच्छा, कंट्री वाइज जो है, कंट्री टू कंट्री ये बहुत ज़्यादा डिफ़र करता है। एक बहुत ज़बरदस्त सा स्पोर्ट है, और वो स्पोर्ट है ऑजी रूल्स फुटबॉल। और जो लोग जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है उनको तो पता है कि ऑजी रूल फुटबॉल जो है वो क्या घमसान का रन है। इट्स नॉट रग्बी, इट्स नॉट फुटबॉल, लेकिन उसमें सारा कुछ इंक्लूडेड होता है। क्या आपको पता है
कि पाकिस्तान की भी एक टीम है एंड दैट इज़ नॉट ओनली कम्पीटिंग बट इट्स विनिंग एज वेल, और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्म भी कर रही हैं। सोने पे सुहागा, आर फीमेल्स आर डूइंग ब्रिलियंट इन इट। तो आज ही ऐसी हमारी एक मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, मिस सोनिया। ऐसे ही है, वो हमारी स्टार हैं भाई, हमारे मुल्क की स्टार हैं, इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं। फीमेल फुटबॉलर हैं। मेरे लिए खुशी की बात यह है कि फ़ीमेल फुटबॉलर को हमने बुलाया हुआ है यहाँ पे। मैं बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी उसके साथ एक प्रोग्राम भी कर चुकी हूँ। इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फरजाना बतूल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। एक मरतबा फिर आपसे मुलाकात हो रही है और जब मुलाकात होती है मुझे इतनी खुशी होती है, हर बार अचीवमेंट्स नहीं पता चलती हैं। दूसरी बार तो अभी आपने कहा एक बार क्या हो रही है, हाँ मतलब जो दूसरी बार भी हो रही है, अचीवमेंट्स पता चलती हैं। अब क्या किया फरजाना, अब मैं ये करके आई हूँ, तो ज़रा बताइए क्या क्या करके आई हैं इस बार। अभी हम लोगों ने थाईलैंड में खेला था। थाईलैंड से पहले जो शो था वो हमने आपसे किया था थाईलैंड जाने से पहले। जी जी बिल्कुल। तो अभी हम लोग थाईलैंड में हमारा सैफ कप हो रहा था और उसमें हमने क्वालिफाई किया इंटरनेशनल कप के लिए, जो हम वियतनाम अब खेलने जा रहे हैं। 2 दिसंबर को हमारा पहला मैच है और वो भी इंडिया के साथ। इंडिया के साथ है, हाँ खैर ये तो। और उसके बाद इंशाल्लाह अगर वहाँ से हम क्वालिफाई करते हैं तो फिर हम वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। ऑल राइट फरजाना, एक हो गया ऑजी रूल्स फुटबॉल। देखने वालों को ज़रा बताएं कि ये ऑजी रूल फुटबॉल क्या है, हाउ डिफरेंट इट इज़ फ्रॉम द कन्वेंशनल सॉकर। ओके, ये जो अमेरिकन फ़ुटबॉल है, ऑस्ट्रेलियन फ़ुटबॉल, ये इस तरह होता है लाइक मिक्सचर ऑफ रग्बी, फुटबॉल एंड जुडो, जुजुस्टो। लाइक इसमें आप टैकलिंग भी कर सकते हो, आप हाथ भी यूज़ कर सकते हो और आपने पाँव से भी खेलना है। तो ये जो है सारी गेम्स का मिक्सचर है और ये एक बड़ी टफ़ गेम है। लाइक इंटरेस्टिंग भी बहुत है और टफ़ भी बहुत है, और लड़कियों के लिए स्पेशली इस वजह से टफ़ है। आपको पता है टैकलिंग, और फिर अब जब यूरोप कंट्रीज़ के साथ हम लोग खेलते हैं उनकी अगर फैसिलिटीज़ को देखा जाए, और फिर बॉडी टैकलिंग करना, और फिर हमारी जो होता है उनके साथ थोड़ा हमारे हाइट का भी होता है। तो लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। और हमारे बारे में ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तानी ख़वातीन है, ये इतनी कम फैसिलिटीज़ में रह के लड़ कैसे जाती हैं। हाँ तो ये है कि हम लोग कम्पीट कर जाते हैं। और अभी पाकिस्तान में बताऊं कि एशिया की पहली टीम थी जिसने जो है वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था। जो 17 का वर्ल्ड कप खेला था हमने मेलबर्न MCG में, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। तो ऑलरेडी हम वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, लेकिन अभी उस तरह से हमें सपोर्ट नहीं है पाकिस्तान से। अगर हमें सपोर्ट मिले और थोड़ा सा बाकी क्रिकेट से हट के जैसे हम पे फोकस किया जाए तो इंशाल्लाह हम भी जो है फिर वो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर सकते हैं। हमारी अच्छा, जिस तरह आपने कुछ बताया कि भाई इसके रूल्स ये होते हैं, इसमें देयर इज अ मिक्स बैग ऑफ ईच एंड एवरी स्पोर्ट इन इट। प्लेयर्स 11 ही होते हैं? इसमें 18 होते हैं। 18 प्लेयर्स 18 प्लेयर प्लेइंग सेट में होते हैं। प्लेइंग सेट में 18 प्लेयर्स, जैसे क्रिकेट लाइक रग्बी जिस तरह, जिस तरह से रग्बी होती है उस तरह से होती है। ओके, लेकिन इसमें एक चीज़ बताने वाली है कि देखिए रग्बी में तो फिर ना उनके पास शिन गार्ड्स एंड शोल्डर गार्ड्स और हेलमेट है। ये इतना डिफिकल्ट स्पोर्ट है ऑजी रूल फुटबॉल कि आप उसको टैकल भी कर रहे हैं, उसको टांग भी मार रहे हैं, और आपके पास आई डोंट नो इफ देयर इज शिन गार्ड एंड ऑल, बट यू डोंट हैव अ शोल्डर गार्ड, यू डोंट हैव हेलमेट, you just have the mouth guard ना, कोई हेलमेट तो है नहीं, उतर जाते हैं मैदान में। माउथ गार्ड होते हैं। अच्छा, ये आपने जो बात बताई थी कि जी यूरोपियंस अब ख़ास तौर पे जो, क्योंकि जीन्स का होता है ना, हर मुल्क भाई हर जीन अलग, तो अगर डच लड़कियां आ जाती हैं वो लंबी लंबी, ठीक है, सेम गोज़ फॉर द ये जो स्कैंडिनेवियन बेल्ट होता है, हेविली बिल्ट खातीन होती हैं। आप लोगों ने जब आप पूछना चाहूँगा, व्हेन यू प्लेड द वर्ल्ड कप, कौन कौन सी नेशंस के अगेंस्ट आए, क्या क्या डिफिकल्टीज सामने आई? हम लोगों का इंग्लैंड के साथ मैच हुआ, पापुआ न्यू गिनिया के साथ हुआ। अब ये वो टीम्स थी जिनकी हाइट और हमारी हाइट में बहुत डिफरेंस था। अफ्रीकन्स तो मैं भूल ही गया, वो तो आप उनका कोई शुमार नहीं होते। और हम जो उनको टैकलिंग करते, हम बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँच रहे थे उनके, जैसे हम लोग लटक रहे हैं ना साथ, तो जो हमारी हाइट डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा था। इस वजह से जो हमें बहुत इशू, क्योंकि बॉल आपको पता है हाइट से ही वो पिक कर लेना, वो हाइट से ही कर लेते थे। अब हम जंप करते भी थे तो हम यहाँ तक उनके पहुँचते थे, तो ये जो था हमें बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन जो हमारे कोच हैं वो वहीं के ऑस्ट्रेलिया के माइकल गैलिस, तो उसके बाद उन्होंने जो पाकिस्तान में ट्रायल्स रखे, उनकी बस यही प्रायोरिटी थी। जो हमारे पास हाइटेड गर्ल्स हैं, पाकिस्तान में भी हैं बहुत हाइटेड गर्ल्स हैं, हमारा तो जो अभी हमने पंजाब बेल्ट है, दैट्स इवन खैबर पख्तूनख्वा, तो अभी जो हमने गर्ल्स निकाली हैं, जो हम इंटरनेशनल कप के लिए इन्होंने रेडी किए हैं, जो कैंप लगा हुआ है काफ़ी सालों से हमारा,
तो उसमें अब हमारे पास भी जो रग हैं वो 6 फीट की अब लड़कियां हैं हमारी टीम में। यस, हाँ, तो पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम में चुन के लेकर आएंगे हम भी ताकि कोई मसला ना बने। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जितने भी स्पोर्ट्स हैं ना, वो उनके सबके अपने मसाइल हैं, लेकिन ख़वातीन को अलावा स्पोर्ट्स के भी बड़े सारे मसाइल होते हैं। तो अगर आप देखें कि जी मुझे ये चीज़ की सपोर्ट है, ये चीज़ की नहीं, आपने कहा ना अगर हमें सपोर्ट मिले, तो मैं जानना चाहूँगी किस चीज़ की सपोर्ट मिले, क्या चीज़, क्या फैसिलिटीज़ नहीं है आपके पास, और वो हों तो आप लोग मज़ीद अच्छा निखर के खेल सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, हमारे पास पाकिस्तान में क्वालिफाइड कोचेज़ नहीं है उस तरह के, ठीक है। पाकिस्तान अब हायर करते हैं, हमारे लिए अच्छे कोचेस बाहर से हायर किए जाते हैं, लेकिन स्टिल वही बात है कि वो एक टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे आते हैं ना, 2 मंथ्स के लिए या 3 मंथ्स के लिए। अब वो जब हमारा कैंप लगता है तो उससे पहले जो है जिन कोचेस के अंडर हम खेलते हैं वो इतने क्वालिफाइड नहीं होते। तो सबसे पहले ये है कि हमारे कोचेस को जो है वो बाहर भेजा जाए, या इनके चेंज होना चाहिए ऑल टाइम के लिए। और फिर दूसरा पॉलिटिक्स, ठीक है, उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए यहाँ से, और मेरिट पे सिलेक्शन हो। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएगा। ओके, अच्छा, अब ये बताएं कि करंटली आप यू आर फ्रॉम इस्लामाबाद, राइट? वहाँ पे ट्रेनिंग्स वगैरह कैसी होती हैं? और ये मैं पूछना चाहूँगा कि ऑजी रूल फुटबॉल जो है दैट्स कंपैरेटिवली अ न्यूअर स्पोर्ट टू पाकिस्तान ना, जस्ट लाइक बेसबॉल जो कि इतना न्यू नहीं है, बट द मैग्नीट्यूड के जिस तरह खेला जाना चाहिए वो उस तरह नहीं खेला जाता हमारे यहाँ। ये भी एक चैलेंज आता है कि क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है, दिस इज़ जस्ट पार्ट ऑफ द अवेयरनेस कैंपेन। तो आपको लगता है कि अगर इसको मज़ीद फैलाया जाए तो मज़ीद इसमें प्लेयर्स आ सकते हैं? ये ऐसे ही है। वैसे जो अब हमारे जो ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल है या फुटबॉल है, इसकी अब रजिस्ट्रेशन जो है लड़कियों की वो हज़ारों की तादाद में हो चुकी है। ऑलराइट। तो लड़कियां जो है इतना कंपटीशन आ गया, लाइक हमें लेवल्स खेलने पड़ते हैं, पाकिस्तान में डोमेस्टिक खेलनी पड़ती है, उसके बाद आप नेशनल में जो है 30, 40 टीम्स आ रही हैं। तो अब अवेयरनेस है लोगों को, लेकिन अगर थोड़ी और हो जाए तो ये है कि अब कुछ ऐसे कुछ लड़कियां जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से परमिशन नहीं होती। हाँ, ये हमारा जो है एक हमें बहुत फेस करने को लड़कियों को मिलते हैं। और फिर दूसरा ये होता है कि अगर हम ग्राउंड्स में चले भी जाते हैं तो वो सेम जो एक चीज़ होती है लड़कियों की, मतलब ये लड़कियाँ हैं, ये खेलती हैं स्पोर्ट्स को लेके, तो हमें बड़े एक ना जो हमारी सोसाइटी है वो मुझे लगता है कि अभी तक उन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे ख्याल से ये सोसाइटी के क्लीशे को तो आपको वो जो आपका फुटबॉल है ना उसको ऐसे रखना चाहिए और उसको पोल की तरफ किक कर देना चाहिए, और दुनिया कुछ भी कहती रहे व्हेन यू, और आप इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं टू बी फ्रैंक कि यू आर ब्रेकिंग द बैरियर्स, ठीक है। ना सिर्फ ये कि अब अच्छा लगता है कि जब हमारी बच्चियाँ, बहनें, ख़वातीन स्पोर्ट्स करती हैं, बहुत अच्छा लगता है, बट जब एक डिफरेंट स्पोर्ट्स में आप जाती हैं, एंड द थिंग दैट यू हैव टोल्ड मी कि डोमेस्टिक सीजन्स भी हो रहे हैं, वेरी ओवरवेलमिंग। नेक्स्ट कंपटीशन कहाँ है, क्या तैयारियां हैं? अभी हमारा वियतनाम में है, राइट। तो उसके लिए हमारा कैंप जो है वो तकरीबन पूरा साल होने वाला है, जो लगा हुआ है। डेली बेस पे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम लोग जिम जा रहे हैं, हमारी ग्राउंड ट्रेनिंग हो रही है, हमारी टेक्निक्स पे काम हो रहा है। तो बहुत अच्छी जो कोचेज़ हैं अभी हमारे पास वो हम पे बहुत वर्क कर रहे हैं, और हमारी जो इसकी फेडरेशन है वो भी हमारे साथ बहुत सिंसियर है, ठीक है। लाइक प्लेयर्स को लेके कोई पाकिस्तान में पहली ऐसी फेडरेशन मैंने देखी है जो प्लेयर्स को लेके, गेम को लेके बहुत सीरियस है, और उन लोगों का है कि हमें इतना बूस्ट किया जाता है डेली की ट्रेनिंग में कि आप लोग वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई इजीली कर जाओगे। और जो टीम्स आ रही हैं जिसमें बांग्लादेश है, श्रीलंका है, जापान है, थाईलैंड की टीम है, तो हांगकांग है, इंडिया है, तो हमें लगता है कि हम इंशाल्लाह इस दफ़ा फिर जो है एशिया के पहली 2 टीमों में से वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। हमारे पास टाइम बहुत कम है, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। अक्सर ख़वातीन स्पेशली माएँ कहती हैं नहीं पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो, तुम्हें दूसरे घर जाना है, ज़रा स्पोर्ट्स पे कम ध्यान दो, तो आपके साथ भी ये रहा? नहीं, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, मेरे भाई बहुत सपोर्टिव थे, मेरे फादर बहुत सपोर्टिव थे। तो मेरी फैमिली ने शुरू से यही कहा है कि बेटा पढ़ाई ठीक है, करनी है करो। मैंने BS ऑनर किया हुआ है, लेकिन जो है ना अपना ज़्यादा फोकस गेम पे रखो। चलें, गुड, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच भाई, आपको बेस्ट ऑफ लक फरजाना फॉर द नॉट ओनली फॉर द वर्ल्ड कप, लेकिन यू आर एन एम्बेसडर एज वेल। और उम्मीद करते हैं कि आज का जब ये हमारी बच्चियाँ सेगमेंट देखेंगी, पेरेंट सेगमेंट देखेंगे, तो ज़रूर इनकरेज करेंगे। दिस इज़ सो गुड फॉर मी टू नो लाइक ऑजी रूल्स। जो लोग अब ये देख रहे हैं वो जाके ज़रूर ज़रा यूट्यूब पे देखें, उनको पता चलेगा हाउ क्रेजी अ गेम इट इज़। यस, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं इसमें। तो अब वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और फिर देखेंगे आगे क्या है प्रोग्राम में। लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक। नाजायज़ रियासत इसराइल ताकत के नशे में एक साथ 4 मुहाज खोलने के बाद गजा लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में शदीद कत्ल आम कर रहा है। साथ शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में दहशत गर्दाना हमलावर हो रहे हैं, लेकिन अब दूसरी जानिब इसराइल पर भी चारों अतराफ से शदीद हमले शुरू हो गए हैं। अच्छा, कल रात लबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइली शहर हाइफा पर दर्जनों रॉकेट्स भी फायर किए। हाइफा में गिरे, जगह जगह आग भड़क उठी। दूसरी जानिब बैरूत में हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेस में घमसान का रन पड़ा हुआ है। इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी हुई है। इसी हवाले से अब बात कर लेते हैं सीनियर सहाफ़ी और माहिर उमूर मशरिक़ वस्ता उसामा बिन जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। क्या वजह है कि सहूनी रियासत 41,000 अफराद के कत्लेआम के बाद भी नए महाज खोल रही है? बड़े मगरबी ममालिक इंसानियों को के तमाम दावों के बावजूद इसराइल को कंट्रोल करने में नाकाम है। 1 साल और 76 साल हो चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसराइल की अगर आप गुज़िश्ता 7 दहाइयों पर मुहित तारीख़ को देखिए तो उसमें ये तमाम तर चीज़ें बिल्कुल अयां और वाज़ेह हैं कि वो क्या चाहता है। वो वहाँ से फ़लस्तीनियों की नस्लकशी चाहता है, उस ख़ित्ते को अरब बाशिंदों से पाक करना चाहता है और एक वसीतर इसराइल का क़याम चाहता है। ये बातें न सिर्फ़ इसराइल के जो वज़रा हैं वो बरमला कह चुके हैं, बल्कि अब तो उनके फ़ौजी अपने पैचेस पर ग्रेटर इसराइल के नक्शे भी चस्पा करके घूम रहे हैं। तो गुज़िश्ता 1 साल में आपको जहाँ नज़र आया कि इसराइल ने अपनी वो कंसिस्टेंसी रखी है उन तमाम बातों में, चाहे वो फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो, चाहे वो उनके इलाक़ों पे कब्ज़े करना हो, चाहे वो मगरबी किनारे में हो या गज़ा में हो या लबनान की सरहद पर हो या गोलान हाइट्स में हो जो शाम के साथ वाक़ हैं। तो इसराइल को अपने जो तमाम तवानाइयाँ हैं वो उस पर मरकूज़ रखे हुए कि उसका हासिल क्या है। दूसरी जानिब आपको मुस्लिम दुनिया का जवाब भी बिल्कुल वैसे ही मिलता है जो कि 7 दहाइयों पर शामिल है, कि जिसमें मुसलमान मुल्क इकट्ठे होकर अपने पुराने बयानात को निकालते हैं, झाड़ पोंछ कर उसमें तारीख़ तब्दील कर दोबारा कहते हैं कि जी एक 2 स्टेट सलूशन, 2 अलहदा रियासतें होनी चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा के करारदानों पर अमल होना चाहिए वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन इसराइल इन तमाम चीज़ों से बहुत आगे बढ़ चुका है। उसके पास तमाम तर दुनिया की, मगरबी दुनिया की बिलखुसूस कुमक और हिमायत हासिल है। तो लगता ये नहीं है कि इसराइल इस दफ़े अपने तमाम तर वसीतर जो उसके मफादात हैं और मकासद हैं उनको हासिल किए बग़ैर रुकना चाहेगा। और उसकी दूसरा पहलू ये भी है कि इस वक्त तो इसराइल पर हुकूमत बराजमान है, उनकी बका और उनकी ज़िंदगी सिर्फ़ इसी पर मुनहसर है कि इस जंग को जितना तूल दिया जा सके, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को यकीनन कोर्ट का भी और बाकी इसराइली अवाम का भी सामना करना पड़ेगा अगर उनकी हुकूमत ख़त्म होती है जंग बंदी की सूरत में। तो इन दोनों सूरतों की वजह से इसराइल, हमें लगता ही है कि अपनी जारहाना कार्रवाइयों में कमी के बजाय इजाफा ही करेगा। उसामा, 40,000 अमवात, बच्चे, बूढ़े, औरतें, किसी को भी नहीं बख्शा। पानी, खाना सब बंद कर दिया गया है। फ़लस्तीनी सबके बीच सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? 40,000 अमवात सब वो हैं जो फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने अपने रजिस्टर के मुताबिक गिनी है। हकीकतन इन अमवात की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। इसमें हज़ारों वो बच्चे, बुज़ुर्ग, बूढ़े, औरतें, जवान शामिल नहीं हैं जो इस वक्त भी मलबे तले दफन हैं। इसमें वो तमाम लोग शामिल नहीं हैं जो इसराइल ने या गायब कर दिए गए या बेनाम लाशों की सूरत में फ़लस्तीनियों को वापस किए। तो एक आलमी जरीदे लैंसेट के मुताबिक गालिबन ये सही तादाद ज़ख्मियों और हलाक शुदगान की 2 लाख के लगभग है। और 1 साल गुजरने को आया है, लेकिन नज़र नहीं आता कि या इसराइल की रविश तब्दील होगी, नज़र ये भी नहीं आता कि इसराइल को किसी किस्म की सरजनिश का सामना करना पड़ेगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आवाज़ें तो बहुत बुलंद हुई, लेकिन 1 साल गुजरने के बावजूद अमलन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू को, चाहे वो अमेरिका हो, बरतानिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, बिल्कुल वैसी ही तायद हासिल है, ना सिर्फ सिफारती सतह पर बल्कि उनकी तमाम जो अस्करी कुमक है वो भी बिल्कुल वैसे ही जारी और सारी। तो जब तक
उस कुबक में, जब तक इसराइल की सपोर्ट में, जब तक वो तमाम ममालिक जो इस वक्त इसराइल के साथ खड़े हैं, इसराइल की इस वहशियाना कार्रवाइयों के बावजूद जब तक उसमें कमी नहीं आती, जब तक उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती, तो अगर कोई और भी इसराइली हुकूमत की जगह होता तो उसको अपनी रविश तब्दील आखिर में करने ये की बताइए कि इस बर्बरियत का कोई खात्मा होता देख रहे हैं? जी देखिए, बर्बरियत का अगर आप तारीख़ उठाइए तो दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ गुजरी हैं, चाहे वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हों, ईसाइयों के ख़िलाफ़ हों, यहूदियों के ख़िलाफ़ हों। तारीख़ इन तमाम वाक़यात से भरी पड़ी है और तारीख़ इस बात की भी गवाह है कि ये तमाम वो गासिबाना क़ुव्वतें जो लोगों को अपनी क़ुव्वत के बलबूते पे कुचलना चाहती हैं, बिलाखिर शिकस्त ही उनका मुक़द्दर होती है। देखना ये है कि उससे पहले दुनिया की वो तमाम लोग जो सारे आलम को इंसानी हुकूक़ और बैनुल-अक़वामी क़वानीन का दर्स देते थे, वो कहाँ खड़े हैं। और अगर वो इस वक्त उन क़वानीन की पासदारी नहीं कर रहे, तो फिर जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद रूल्स बेस्ड ऑर्डर के नाम से एक दुनिया का निज़ाम जो राइज किया गया था, वो शायद अब ख़तरे में। इसराइल की बर्बरियत का ख़ात्मा सिर्फ उसी सूरत में है कि जब इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की सूरत में अपनी फ़ौजों का वहाँ से इनख़ला करे, फ़लस्तीनी इलाक़ों से अपनी फ़ौजें और अपने जो आबादकार उन्होंने आबाद किए हैं उनको वहाँ से दोबारा बुलाया जाए और फ़लस्तीनी जो 1948 और 1967 में निकाले गए थे उनको वापस आने का हक़ दिया जाए। जब तक ये नहीं होगा तो उस वक्त तक इस बर्बरियत का कोई ख़ात्मा नज़र नहीं आता। नेतन्याहू को अगर आप निकाल दीजिए तो कोई और हुकूमत आएगी और वो उससे भी ज़्यादा ज़ालिम साबित होगी, जो कि पिछले 7 दहाइयों की रविश रही है। तो इसका ख़ात्मा सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया की तमाम बड़ी तंजीमें इकट्ठे होकर खड़े होकर कहें कि ये आइंदा अब इसके बाद ये नहीं हो सकता। और अगर इसराइल ने अपनी रविश तब्दील न की तो फिर उसको न सिर्फ सिफारती बल्कि अस्करी तौर पर भी नताइज का सामना करना पड़ेगा। और जब तक ऐसा नहीं होता, जब तक किसी में इतनी क़ुव्वत और जुर्रत नहीं होती, इसराइल इसी तरीक़े से फ़लस्तीनियों का बेहमाना कत्ल जारी रखेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा बिन जावेद साहब, सीनियर एनालिस्ट IR एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि तमाम ऊपर की ताकतों को यकजा होना होगा इस मसले का हल निकालने के लिए। एब्सोल्युटली, इट्स बीन एन ईयर। और ये सिर्फ एक साल की बात नहीं, जैसे उसामा कह भी रहे थे कि सिर्फ एक साल नहीं, 76 साल की ऑक्यूपेशन है। इट्स बीन ओवरड्यू नाउ और अब देखते हैं कि आलमी ज़मीर कब जागता है। अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। खेल के मैदान से आपको खबर शेयर करते हैं। चलिए, अभी कुछ दिन कबल हमने आपकी मुलाकात करवाई थी पाकिस्तानी प्रोफेशनल बॉक्सर नादिर बलोच से, जब वो ABF फेदरवेट कैटेगरी में टाइटल के दिफा के लिए थाईलैंड जा रहे थे। मगर अब खुशखबरी ये है कि नादिर बलोच ने भारतीय हरीफ को बॉक्सिंग रिंग में धूल चटा दी है। ये तो होना ही था। नादिर से हमारी मुलाकात हुई थी ग़ालिबन 4-5 दिन पहले ही, और उस वक्त नादिर ने ये वादा किया था कि मैं जीत के आऊँगा। तो नादिर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वादा जो है निभाया है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा महसूस कर रहे हैं सर बेल्ट का दिफा करके? सबसे पहले वंस अगेन आप सबका शुक्रिया। आप सब ने मुझे अपने चैनल में मदऊ किया और मैं बड़ा ही खुश हूँ। ये टाइटल मैंने अपने जब वंस अगेन मैंने जब उसको शोल्डर में लगाया था तो मुझे बहुत प्राउड फील, और अभी भी मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे जब मैं अपनी फीलिंग का बता रहा हूँ आपको। एक मरतबा फिर मुझे वही फील आ रहा है जो रिंग में आ रहा था मुझे फीलिंग, जो विनिंग के बाद होता है। थैंक यू। अच्छा नादिर, ये बताइए कि मुकाबला आपका था सामने भारत, तो वो फीलिंग तो आपने बता दी कि अभी भी फील हो रही है, लेकिन वो मुकाबला था कितना टफ? मुकाबला बहुत ही शुरू में तो जैसे स्टार्टिंग हुआ उसकी पंचिंग, मेरे हेड पंच लगे थे मुझे। वो जिस तरह पंचिंग कर रहा था मुझे लगता है वो घर से गुस्से में आके आया हुआ था, और उसकी पंचिंग इस तरह की पंचिंग आ रहे थे, मतलब गुस्से की हालत में। जब आउट ऑफ कंट्रोल होता है कोई, किस तरह गुस्सा निकालना है, वो चीज़ गुस्से की हालत में उसने मुझे जब पंचिंग की है, जब मुझे मेरे हेड में लगे और मेरे रिप में लगा, तो मेरे कुछ टाइम के लिए होश में काबू में नहीं रहा।
जब मैंने सोचा वो यार ये तो बहुत ही एनर्जेटिक पंचिंग कर रहा है, इससे पहले के ज़्यादा पंचिंग मुझे लगे, पहले मैंने अपनी ताकत जितनी एनर्जी है उसको लगा के अपना इसको नॉकडाउन ज़रूर करना पड़ेगा ये, वरना ये मुझे आखिर राउंड तक मेरे पसलियों को और मेरे हेड को इंजर कर देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़रूर कोशिश की और उसको दूसरे राउंड में जब 2-3 बॉडी शॉट मैंने भी मारे उनको, और बॉडी शॉट के बाद मैंने फिर एक मरतबा फिर नॉकआउट किया, दूसरी मरतबा जो मेरा पावर पंच लगा उसके बाद वो उठ नहीं सका। और मैं देख ही रहा था कि जो आपने जो अंडरकट मारा है ना नादिर, तो उसके बाद से फिर वो नहीं उठ सका। नादिर, कितने राउंड तक ये चला ये बाउट? ये 2 राउंड तक बाउट चला, बाकी आगे चल नहीं सका क्योंकि जब पावर पंच लगा था आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था वो। ऐसा है कि जब पंच लगती है तो दिन में हकीकत में तारे नजर आ जाते हैं। वो हमें स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है जिस तरह वो गिरा है जाके, उन्होंने कहा ये नहीं उठने वाला अब। अच्छा, ऐसे ही हाँ। अच्छा नादिर भाई, ये आपने मुकाबला जीत लिया और बड़ा ज़बरदस्त रहा। ये बताएं कि कितना क्राउड आया हुआ था देखने के लिए? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बॉक्सिंग पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर स्पोर्ट है और हमारे यहाँ भी इसका क्रेज़ है, लेकिन बाहर की दुनिया में मैं चाहता हूँ आप ज़रा बताएं कि जब इंडिया पाकिस्तान मिलते हैं किसी भी बाउट में भाई, ऐसा है कि बाहर मुल्क में आपको क्राउड इतनी मिलेगी, आप मतलब आप जब रिंग में जब एंटर होंगे, आप शायद आपने मेरे वीडियोस और क्लिप्स वगैरह देखे होंगे, जब मेरे एंट्रेंस हो रहा हो तो अराउंड मेरे क्राउड है, और जहाँ बैठा हूँ वहाँ क्राउड है, बैक स्टेट में क्राउड है, और आपको एप्रिसिएशन के लिए वहीं की क्राउड आपको आवाज़ दे रही होगी आपके एप्रिसिएशन के लिए। वाह वाह, नाइस पंचिंग, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी, मारना इसको, मारना। मतलब पाकिस्तानी भी, हमारे एम्बेसी के लोग आए थे, पाकिस्तान में रिलेटिव लोग थे वो भी आए थे, और इसके अलावा ज़्यादातर ताई के लोग थे और फॉरेन लोग थे, क्योंकि जो बॉक्सिंग को पसंद करते हैं वो लोग ज़्यादातर ऐसी जगहों में मौजूद होते हैं। जी अच्छा नादिर, वैसे जब आपने फ़ाइट जीत ली तो उसके बाद ऑफिशियली हमारी हुकूमत की तरफ से कोई राब्ता हुआ? किसी बड़ी सियासी हस्ती ने, किसी ने राब्ता किया आपसे? नहीं, अभी तक तो इतनी बड़ी कामयाबी मैंने ली है हमारी तरफ से, हमारी हुकूमत की तरफ से और हमारे सियासी लोगों की तरफ से कोई अभी तक कमेंट नहीं आया है, और ना ही किसी ने वेलकम का कहा है, ना सेशन का कहा है। और ये हमारे लिए बदकिस्मती की बात है कि इन चीज़ों को नोटिस नहीं किया जाता। एक बंदा, एक प्लेयर, एथलीट जब पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है बाहर मुल्क में, वो भी अपने भारतीय हरीफ को नॉकडाउन कर रहा है, ये बड़ी एजाज़ की बात होती है। तो हमारे जितने भी बड़े सियासी लोग हैं उनको चाहिए कि एप्रिसिएशन करें और एथलीट को आगे करें, उनके हौसला अफजाई करें, वो इस तरह की मज़ीद कामयाबियाँ और अपने पाकिस्तान के नाम करें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह के आप हमसे पहले भी मिले थे, आप बता रहे थे स्पॉन्सर्स की सिचुएशन और सारी चीज़ें। अच्छा, आप जीत गए, आपने अपने टाइटल का दिफा कर लिया, आपने भारतीय बॉक्सर को भी हरा दिया। आप पॉपुलेशन का मवाजना करें तो पाकिस्तान इंडिया की पॉपुलेशन बहुत फ़र्क है, उसके बावजूद इतने पॉपुलस कंट्री से किसी एथलीट को हरा देना, इतने फैसिलिटीज़ कम होने के बाद भी, मुझे बताइएगा, देखने वालों को बताइएगा, जब वो वहाँ बॉक्सर आया उसके साथ कितना कंटिंजेंट था, कितने लोग थे, कितना सपोर्ट स्टाफ था, उसकी ट्रेनिंग करने वाले, उसके मैस्योर्स और ये सारे, और आपके साथ साथ कौन था? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मेरे साथ मेरे बहुत ही अच्छे भाई असद आसिम टू मेरे साथ थे, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाने में पूरी किरदार अदा की है। वो मेरे स्टूडेंट भी हैं, और मैं और ये थे सिर्फ ना। और जब वो मेरे ओपोनेंट टीम पे था, उनके पास उनके कोच, उनका ऑफिशियल्स, उनके मैनेजर और उनके क्राउड और वहाँ के जितने लोग उनके थे रिलेटिव, वो सारे उनके साथ थे। मैं सिर्फ और मेरे जो मेरा कोच बना होता मेरा स्टूडेंट, वो मैं और असद आसिम दोनों अंदर रिंग की तरफ आए, और एक और हमारा पाकिस्तानी प्लेयर एथलीट वहाँ मौजूद था, हम तीनों एक साथ गए थे। अदरवाइज उनकी टीम में, हमारी टीम में बहुत ही डिफरेंट था। अच्छा, वैसे नादिर, मैं अभी मुसलसल आपके साथ साथ हम वो वीडियो भी प्ले किए हुए हैं जिसमें आप फाइट करते नज़र आ रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ कि वो जो भारतीय हरीफ है आपका, उसका ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही आपको देख के वो डर गया था आपको देखते ही। तो जब आपकी और उसकी होता है ना, एक आई टू आई कांटेक्ट होता है जब आप रिंग में उतरते हैं, तो आपने क्या सोचा हुआ था कि बस अब इसको मैं इतना पीटूंगा और इसके बाद नॉकआउट और फिर जो मैंने जीत जाना है? दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था आपके जब आपका आई टू आई कॉन्टैक्ट हुआ उससे? मेरा ऐसा आई कांटेक्ट फेस ऑफ जब हुआ था तो उसकी हाइट के मुताबिक मैं उनके सामने बिल्कुल छोटा नजर आ रहा था, तो वो मुस्कुरा भी रहे थे। अच्छा। वो मुझे मुस्कुरा के बता भी रहे थे कि ये हाइट में बहुत छोटा है। बहुत से लोग मुझे मेरे हाइट को जज करते हैं और मेरी बॉडी को जज करते हैं, तो
रिंग में कभी ये चीज़ जज नहीं होता, क्योंकि रिंग में आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, आई कांटेक्ट, माइंडसेट आपके पास होगा तो हाइट और वेट डजंट मैटर। आपने जब अपना सारा मेंटली तौर पर सारी चीज़ें तैयार की हुई, प्रिपेयर किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आप उनको बीट करोगे और अच्छे से अच्छे पंचिंग कर लोगे। क्योंकि मैंने उसकी स्टडी की थी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इसके बॉडी शॉट जब मारा था, बॉडी शॉट में वीक हुआ, वो अपने डिफरेंट बॉडी शॉट को कर रही था, तो उसके माइंड में ये नहीं था कि मैं नेक्स्ट पंच बॉडी शॉट में नहीं चिन की तरफ मारने वाला हूँ। तो उसको मैंने बॉडी डाउन करके दिखाया, वो समझा कि मैं बॉडी की तरफ जा रहा हूँ, नीचे वो गार्ड है नीचे, वो ऊपर से मेरा 10 उसको लग गया, वो नॉकडाउन हो गया है। मैंने भी टेक्निक सीख ली अब जो आपने बताया है ना। सीखा है, बहुत अच्छी बात है। नादिर भाई, अच्छा आपने टाइटल का दिफा किया, अब व्हाट्स नेक्स्ट? अगला टाइटल का दिफा करेंगे या कोई मुकाबला है उसमें? नहीं, अभी मैं वर्ल्ड टाइटल के लिए क्या नाम है, क्वालीफाई के राउंड में जाने वाला हूँ। वर्ल्ड टाइटल खेलने के लिए घाना का बॉक्सर है, उनकी तरफ से एक चैलेंज आया है। दिसंबर में इंशाल्लाह मैं वहाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए खेलूंगा, फिर इसके बाद वर्ल्ड टाइटल को चैलेंज में खुद करूंगा इंशाल्लाह, तो भी पाकिस्तान के लिए। ज़बरदस्त। नादिर, वापस आने पे इलाके में लोगों ने कैसे वेलकम किया वो तो बताएं। अभी तक मैं यहाँ थाईलैंड में मौजूद हूँ और हमारी क्या नाम है, बहुत से दोस्त और बहुत से। वापस कब आ रहे हैं नादिर भाई? इंशाल्लाह मैं कल आने वाला हूँ मॉर्निंग में। इंशाल्लाह मैं देखता हूँ कि कितनी क्राउड मेरे वेलकम के लिए आएगा और कितने हमारे बड़े मेरे हौसला अफजाई के लिए आएंगे। मैं बस ये मुंतज़िर हूँ। हाँ, मैं ज़्यादा क्राउड से ज़्यादा मैं मुंतज़िर हूँ कि फेडरेशन और कितने जो बड़े लोग हैं ना वो आते हैं वेलकम करने के लिए। नादिर भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने टाइटल का दिफा किया, बल्कि आपने भारतीय बॉक्सर को भी हराया। हम अभी ऑफ द कैमरा ये बात कर रहे थे कि एक इतना बड़ा मुल्क और उस मुल्क में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़, वी टॉक अबाउट इंडिया, और उसमें इतने ज़्यादा एथलीट्स और उनके साथ इतनी ज़्यादा तैयारी, और सेम स्पोर्ट हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ इतने लिमिटेड एथलीट्स, उन लिमिटेड एथलीट्स के पास लिमिटेड फैसिलिटीज़ में भी सपोर्ट का ना होना। तो उसके बावजूद भी अगर इस तरह के एथलीट्स जाके इतने बड़े मुल्क के इतने ज़्यादा सपोर्टेड एथलीट्स को हरा रहे हैं, तो भाई नम भी है मिट्टी, ज़रखेज़ भी है, सब कुछ है। खुदा का वास्ता सपोर्ट करें, क्योंकि ये मेरा और आपका मुस्तक़बिल है, ये मेरा आपका सॉफ्ट इमेज है जो कि दुनिया को दिखाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही। अब वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान के 25 साला मॉडल, इन्फ्लुएंसर और अदाकार अहमद मेमन रवा साहब थाईलैंड के शहर बैंकॉक में होने वाले मिस्टर इंटरनेशनल मुकाबले में मिस्टर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि अहमद पाकिस्तान के वो पहले मॉडल होंगे या पहले शख्स होंगे जो कि मिस्टर इंटरनेशनल में कम्पीट कर रहे होंगे। लाइक दिस इज़ सो फैसिनेटिंग कि इतने सालों से ये हो रहे हैं। इससे पहले जो पेजेंट्स होते हैं उसमें फीमेल्स पाकिस्तान की जाना अब शुरू हुई है, लेकिन इट्स अ सरप्राइज फॉर मी कि टू द एक्सटेंट, ये मेरे लिए इसलिए भी सरप्राइज है क्योंकि पाकिस्तानीज आर रेटेड द मोस्ट हैंडसम मेन, टॉप 10 कैटेगरी में आराम से आते हैं भाई। तो अब अहमद मेमन साहब की मुलाकात करवाते हैं और उनसे जानते हैं कि हाउ एक्साइटेड ही इज़, how did he end up getting participated in this competition. So Ahmed, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Good morning. Good morning. Thank you for having me on the show. It's an absolute pleasure. You are the first Pakistani जो कि आपसे compete कर रहे हैं। कैसे आपको पता चला, पहले तो ये बताइए। तो एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। मैं अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा था, उस पर कॉफ़ी पीना है, तो मेरी एक दोस्त है एरिका रॉबिन, एंड शी कॉल मी and she was like, yaar, the same guys who brought Miss Universe to Pakistan have bought a franchise for Mr. International. So I was like, अच्छा ये क्या competition है? क्योंकि उस वक्त तो मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था ना कि इस तरह की भी कोई चीज़ पाकिस्तान में आ सकती है या है। So she was like, अच्छा तुम why don't you meet them and have an interview with them and speak to them what you can see. Yeah. I was like, okay, great, like तो 1-2 हफ्ते मैंने बड़ा सोचा इसके बारे में। मैंने कहा यार कभी सोचा देखा नहीं है पाकिस्तान में, इट्स नेवर बीन हैपन बिफोर, ये बेहतर होगा फॉर मेल गाइज और नॉट, बिकॉज फॉर वुमेन आई थिंक ये पहले से हो रहा है काफ़ी टाइम से।
but Pakistan mein last year I think it came. So we had one of the interviews going on, and I think it went quite well. So they were like, okay, we'll get back to you. तो हमारे कुछ set of questions थे जो साथ उन्हें भेजे थे कि these are the set of questions that we're going to ask you. तो वो हमारा interview हुआ, and I'm sure they were interviewing a couple of more people as well at the same time. Okay. तो उन्हें मुझे फिर एक टाइम ऐसा आया, उन्हें कॉल की कि hey, I think we're going to go with you. And honestly इस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि ये आपके लिए भी सरप्राइज था ये। बिल्कुल, मैं कैसे प्रोसेस करूँ। आई एम स्टिल प्रोसेसिंग इट बाय द वे कि ये किस तरह मैं इसको लेके चलूँ, बिकॉज स्पेशली इट हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर इन पाकिस्तान। सो एंड स्पेशली फॉर मेल गाइज इस तरह की कोई चीज़ आई डोंट थिंक है या होती होगी पहले, बिल्कुल भी नहीं। हमने तो नहीं सुना कभी पाकिस्तान में। एक तो ये कि आई होप यू आर गेटिंग मोर सरप्राइज्ड जब आप ये जीत जाएंगे, एक तो ये ठीक है, ये मैंने अभी से कह दिया। दूसरा ये कि वुड यू लाइक टू स्पिल द बीन्स अबाउट द क्वेश्चंस दैट दे आस्क? आई मीन काफ़ी बेसिक से सवाल थे। दे आस्क्ड अबाउट what I've done before, my goals, basically to be in this competition you need to have an advocacy, right? So, and my advocacy, it's always been there personally as well, is because यहाँ पे है ना मेल गाइज के लिए काफ़ी प्लेटफॉर्म्स नहीं है। You know, if they're trying to do something, if they're trying to have a creative field or go into something they like doing, यहाँ पे इतने वो ऑप्शंस नहीं दिए जाते। हाँ, यहाँ पे एक दिया जाता है कि ठीक है आप डॉक्टर बन सकते हैं, या आप इंजीनियर बन सकते हैं, या आप लॉयर बन सकते हैं। तो आई फील लाइक दिस फील्ड ओपन्स अप अ होल न्यू डोर फॉर अ लॉट ऑफ द न्यू जनरेशन कमिंग अप, कि भाई सिर्फ ये फील्ड्स नहीं हैं, ज़रूरी वो भी इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, बट इस पे भी जाया जा सकता है और तरक्की की जा सकती है। सो आई फील लाइक आई गॉट ऑन टू दैट रूट कि एक रिस्क फैक्टर ज़रूर होता है, बट यू गोटा हैव फेथ कि यार थोड़ा सा फेथ होगा तो आप आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं। ये सारे सवाल फैसल आपसे इसलिए भी जानना चाह रहे थे कि अब ना इनके दिमाग में चल रहा है नेक्स्ट ईयर क्यों ना मैं क्या रीड किया है आपने, वाह शी इज सो सोनिया इज अ माइंड रीडर एज वेल, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने माइंड रीड किया, हालांकि ये गलत है लेकिन फिर भी आपने माइंड रीड कर लिया, वेरी गुड। अच्छा वैसे एक बात बताइए, तो मुझे बताया गया था कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, आप यू आर इनटू एक्टिंग आल्सो, और आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। बिल्कुल। सो आप सोशल एक्टिविस्ट कैसे बने? लाइक ये तो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ आ जाती है ना, जब आप इन्फ्लुएंसर होते हैं तो यू हैव सो मेनी वर्क कि भाई ये भी करना है, ये भी करना है, एक्टिंग भी करनी है। सोशल एक्टिविटीज़ आप क्या कर रही हैं, किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, और किसी NGO को सपोर्ट करते हैं या आप कोई NGO ओन करते हैं, किस तरह से करते हैं? So I have taken a lot of participation in helping the society get better. अभी recently we did this beach cleanup drive जहाँ पे Stride for Sustainability का एक होता है. So as Karachiites, I've always been a Karachiite, lived and born and raised, and so has my father as well. So we are someone who love going to the beach every weekend. You know, सबको शौक होता है. And we live by the beach as well. So for me, like it's always been, if we go and have fun at the beach, then you might as well clean it as well and keep it clean. You know, when you're leaving the beach, you might as well not make a mess out of it. So for me, we participated in that, made sure that okay, we had one drive going on. It was a success. Then moreover, coming like I participated in this Women's Summit of Chambers, जहाँ पे women को like औरतों को बहुत support किया जा रहा है. अभी वहाँ पे हमारा एक ख़वातीन थी जिनको बुलाया था, दीना पटेल, and she's the youngest rally driver, and you know, so these are the things that are happening, but उस पे लाइट लाना बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट करना ज़रूरी है, उसको अप्रिशिएट करना ज़रूरी है. If you don't appreciate your own people, they won't like come to the point where they're feeling confident कि यार अच्छा भाई हमारे पाकिस्तानी भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार भेज रहे हैं. You know, it improves your game way too much. Yes. So these are the things that I've done, and उसके 3 महीने पहले I think I come from a family of doctors, तो मुझे I know the importance of physical well-being and mental well-being. So I participated in this organization Darul Sukoon. So I spent 2 months over there with the underprivileged kids and underdeveloped. And honestly, like, you know, they have my heart. Like, you know, दिल करता है कि यार बस बंदा वहीं पे you know बैठे उनके साथ time spend करे. So for me, like since I was a kid, like giving back to the society has always been like one of the main things. This is अच्छा, long before social media or influencers and all, I remember whenever there used to be a pageant, तो वहाँ पे एक एक सेशन होता है
जहाँ पे ज्यूरी सवाल करती है कि आप कैसे माशरे को इन्फ्लुएंस करेंगे, आप कैसे बदलेंगे, तो ये लॉन्ग बिफोर ये हो चुका था। और एक चीज़ जो देखी जाती है अलॉन्ग विद यू नो ऑल द फिजिकल अपीयरेंस एंड ऑल, कि आपका विजन क्या है टूवर्ड्स द सोसाइटी, टूवर्ड्स द वर्ल्ड, तो यहाँ भी कुछ ऐसे होने वाला है? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आई फील लाइक यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है कि if it's a pageant, it's only based on looks. Yeah. Right? Yeah. So of course it's not like that. Of course it's based on looks as well, but it's also based on how you speak, how confident you are, and what vision you have. So of course, coming from Pakistan, this is the first time they're gonna be having Pakistan on that map. So for me, it's so important to leave such a benchmark that they remember that, you know, कि पाकिस्तान से भी इस तरह के लोग आ सकते हैं जो इस लेवल ऑफ प्रेशर और कंपटीशन पे खेल सकते हैं. सो दैट्स माय गोल टू यू नो हैव अ पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन फॉर पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम. सो एटलीस्ट जो आने वाली हमारी यूथ है उनके लिए ये बड़ा आसानी से एक चैनल हो, यू नो, बिकॉज यहाँ पे आई फील लाइक देयर इज सो मेनी टैलेंटेड यंग you know kids who are looking to do something different. They are and उनको बस एक वो चैनल चाहिए जहाँ पे वो शोकेस कर सकें कि यार ये एक चैनल है जहाँ हम अपना स्किल सेट, यहाँ हम अपना टैलेंट शो कर सकते हैं. सो दैट्स माय अल्टीमेट goal to, you know, give them at least something and give them back, because I faced some challenges like that जहाँ पे चैनल नहीं मिलता आपको अपना टैलेंट दिखाने के लिए, अपना you know स्किल सेट दिखाने के लिए. So for me this is the most important thing. So that's something I look for. पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज क्रिएट करने से अच्छे मौके और नहीं मिलेंगे ना. Absolutely. और ये कितना फैसिनेटिंग है कि इसके थ्रू पाकिस्तान would be introduced first time in such competitions. Yes. कितना कुछ है पाकिस्तान के लिए दुनिया को बताने के लिए थ्रू दिस प्लेटफॉर्म. क्योंकि हमारे यहाँ अहमद होता क्या है कि जी हम वी आर नोन फॉर द बैड रीजंस, यू नो, बट आपको लगता है कि इस साल आप जा रहे हैं more Pakistanis getting involved in such platform जो कि वर्ल्ड वाइड हैं, पाकिस्तान का मज़ीद बेहतर इमेज जा सकता है? बिल्कुल. अभी आप एक एग्जांपल ले लें, अरशद नदीम जी, you know, like salute, you know. So these are examples coming live like every year, every month. कोई ना कोई जाके खेल रहा है internationally. So why not, like, right? अगर एक पाकिस्तान में अगर different प्लेटफॉर्म दिए जाएंगे, people will come and perform and show their talent. You know, हम क्यों लिमिटाइज कर रहे हैं अपने आप को कि हमें सिर्फ लॉयर ही बनना है या you know, it's not like they're bad professions, but अगर किसी का शौक नहीं है उस चीज़ में तो वो क्यों एक सोसाइटल नॉर्म लेके बराबर वाले जो है शुजात साहब की बेटी डॉक्टर बनी तब तो मेरा भी बनेगा. ऐसे ही है. So I feel like सोसाइटी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए. Your family should be very supportive. Alhamdulillah, my parents were very supportive. So you know they were like कि यार किसी चीज़ को करोगे तो दिल से करना और ऐसे करना कि उसमें तरक्की हो. I feel like success only comes when you actually enjoy what you do and you have some kind of interest in it. Only then success can come. And you know? should be passionate towards your goals. 100%. Yes, बिल्कुल ऐसे ही है. Okay, one message जाने से पहले मैं चाहूँगा not just representing पाकिस्तान but as a कराचीite, जैसे कि आपने बात की ना कि हम समंदर के किनारे रहते हैं लेकिन हम कोशिश करते हैं कि समंदर रहे नहीं यहाँ पे, हमने उसको इतना गंदा कर दिया है. वन मैसेज जो कि आप देना चाहते हैं कराची वालों को, पाकिस्तान वालों को कि यार प्लीज़ मस्बत पॉजिटिविटी की तरफ आएँ, अपने आप को इन्वॉल्व करें इन एक्टिविटीज़ में सो दैट हम क्वेश्चन ना करें सिर्फ गवर्नमेंट से कि व्हाट हैव यू डन. How about we lighting up our own candles? Definitely, because I think the first step towards anything good starts within you. You know, पहले आपकी सोच इस तरह की होनी चाहिए. जब आपकी सोच इस तरह की होगी तो आप एक्ट भी उस तरह करेंगे. So when you start, अब वो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि अच्छा अगर वो भी कर रहा है तो मैं भी करूँगा, you know. But इस तरह करते करते तो फिर पूरा पाकिस्तान आ जाता है, you know. So obviously it starts within you. If you start doing that, obviously वो एक channel of people आ जाता है कि एक ने देखा तो दूसरे ने भी किया, तीसरे ने भी किया. And obviously हम लोग इतना फॉलो करते हैं वेस्टर्न कल्चर को कि यार वहाँ जाके घूमें, वहाँ जाके बीचेस पे इंजॉय करें. So why not start here? You know, जब आपकी कंट्री में इतनी सारी चीज़ें हैं, हमारे पास खूबसूरत पहाड़ हैं,
हमारे पास खूबसूरत बीचेस हैं, पूरा बलूचिस्तान इतना खूबसूरत पड़ा हुआ है, so why not take care of it and actually enjoy that? Yes, you know. Yes. बहुत अच्छा अहमद, मैसेज दिया। thank you so much. Thank you so much. Best of luck. Thank you. And I hope कि अगली बार जब हम आपको बुला रहे होंगे, you will be wearing that title, that hat. Inshallah, आइए मिस्टर इंटरनेशनल से मिलिए। And even if it's not there, at least हमारे लिए अच्छी बात ये है कि you are going on representing Pakistan for the first time. Thank you so much अहमद मेमन। Thank you for having me. It's a pleasure having you. तो अहमद मेमन हमारे साथ मौजूद है। इसी के साथ आपसे आज के लिए हम इजाज़त चाहते हैं और मैं खुश हूँ क्योंकि पाकिस्तान टेस्ट मैच में अच्छा कर रहा है। दुआ करें सब के पाकिस्तान इसी तरह अच्छा करता रहे और हम आपसे कल मिलें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।